In my last class, I have introduced you about solutions and we have defined it as homogeneous mixture of two or more substance. This is very simple and complete definition of solution. ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में. ठीक है, नाउ व्हाट आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आपसे थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम लोग डिटेल में ये जानने वाले हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं और कितने तरह से हम लोग किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक सिंपल सा डिफिनीशन इसका ये होता है कि दे आर मेथड to represent the relative amount of solute and solvent present in the solution. ठीक है, यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के रिलेटिव अमाउंट को यानी कि रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाले जो टर्म्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. अब मैंने आपसे ये बात बताई थी कि कभी कभी हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के अमाउंट से कंपेयर करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि सॉल्यूट के अमाउंट को पूरे सॉल्यूशन के अमाउंट से कंपेयर करके हम लोग बता देते हैं. ठीक है ना, कि देर आर टू वेज टू कंपेयर और वी कैन से देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट. नंबर वन इज टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को हम लोग कंपेयर करें. एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका होता है कि वी कंपेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद दैट ऑफ द सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन का अमाउंट में मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ गया उसमें. अब जो सेकेंड वाला जो हमारा तरीका है वो ज़्यादा कॉमन तरीका है, जिसमें हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को पूरे सॉल्यूशन के कंपेरिजन में बताते हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उसके रिलेटिव अमाउंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. और इस तरह से किसी अमाउंट को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यानी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अमाउंट्स को एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे के रिलेशन में जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो जिन टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए उन्हीं टर्म्स को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ठीक है ना, इसीलिए बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है. दे आर मेथड्स टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट of solute and solvent present in a solution. किसी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके रिलेटिव अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए जिन तरीकों का, जिन मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, और इनको एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे तरीके हैं. मैंने एक बात और आपको बताया था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है कि ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें सॉलिड डिजॉल्व हो लिक्विड में, ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड डिजॉल्व हो सॉलिड में, ऐसा भी हो सकता है कि दो गैस मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं. टोटल 9 types of solutions are present on the basis of physical state of solute and solvent. So it is most important that we must have convenient method to represent the concentration of individual types of solution. कि जैसा हमारा सॉल्यूशन हो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास concentration terms होने चाहिए. ठीक है, जैसे आपका अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में है तो हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें वॉल्यूम का मेजरमेंट होना चाहिए कि वॉल्यूम से हम लोग कंपेयर कर लें.
ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स के हम लोग वॉल्यूम आसानी से मेजर कर सकते हैं एज कंपेयर टू मास, ठीक है ना। मास अगर मेजर करना होगा किसी लिक्विड का तो पहले आप उसको एक क्लोज कंटेनर में रखेंगे, ठीक है, कंटेनर का अलग से आपको मास निकालना पड़ेगा, फिर कंटेनर प्लस लिक्विड का मास निकालना पड़ेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर के लिक्विड का मास पता चलेगा। इसलिए अगर लिक्विड स्टेट में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो उसके लिए बेहतर होगा कि हम उसके वॉल्यूम से उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर लें, ठीक है। इसी तरह से अगर सॉलिड स्टेट में है तो आप मास लेना आसान होगा उसके लिए, है ना। तो इसलिए कई सारे तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स बताए गए हैं और इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि हमारे पास नेचर में और हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किया जा सकता है जो उनके लिए कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करता है उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए। हालांकि कोई भी मेथड जो यूज किया जा रहा है वो सभी पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कहें कि वॉल्यूम परसेंटेज, तो सॉलिड के लिए भी वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सॉलिड का वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन जब हम आसानी से सॉलिड के कंसंट्रेशन को मास से एक्सप्रेस कर सकते हैं तो फिर वॉल्यूम में एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिक्विड के केस की बात करें तो लिक्विड में वॉल्यूम से एक्सप्रेस करना आसान है ना। और जो ज़्यादा कॉमन मेथड होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो है ये सब भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन भी करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, पहला जो टर्म होता है दैट इज मास परसेंटेज। ठीक है। अब मास परसेंटेज जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, यानी हम लोग मास का परसेंटेज के फॉर्म में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका कोई फॉर्मूला बना लेंगे और उसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मास परसेंटेज इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W/W के फॉर्म में। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट या कहिए कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि हम लोग 100 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं कि अगर हमारे सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम है तो उसमें सॉल्यूट का कितना मास है वही कहलाएगा उसका मास परसेंटेज, ठीक है। यानी मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, लिख दें कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं बेसिकली, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। सॉलिड क्या होता है? जिसकी अमाउंट कम होती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास कहने का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जितने भी सॉल्यूट हैं और जो सॉल्वेंट है सबके मास को जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा सॉल्यूशन का मास। और मास ऑफ कंपोनेंट जितना प्रेजेंट रहेगा, इसका रेशियो को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। सिंपल सा डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हमारे सॉल्यूट का कितना ग्राम है वही कहलाएगा उसका मास परसेंटेज, ठीक है। एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को और क्लियर करते हैं। एग्जांपल 1, 10%
ग्लूकोज 10% ग्लूकोज, इट्स बेटर टू राइट 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। अब W/W इसलिए लिखा मैंने कि ये मास परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज, इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, अगर हम लोग सपोज करें कि इस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो उसमें मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 10%, मीन्स 10% ऑफ 100 मीन्स 10 ग्राम हो जाएगा। और मास ऑफ दूसरा चीज क्या है, वाटर है जो सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, टोटल मास 100 था, उसमें से ग्लूकोज का मास 10 ग्राम, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। यानी ये जो सॉल्यूशन बना है, जो ऊपर डिस्कस किया गया, उस सॉल्यूशन में अगर इस सॉल्यूशन का 100 ग्राम सैंपल को हम लोग चेक करें, उसमें अमाउंट्स को अलग अलग करके उसके अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए, तो इसमें ग्लूकोज का आपको मिलेगा 10 ग्राम और वाटर का मिलेगा 90 ग्राम, ठीक है। और ये टोटल मिलके कितना बना रहा है 100 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब ये हो गया, इट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जब हम लोग मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ अक्सर जो है जल्दीबाजी में बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब वो लगा लेते हैं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, बट दैट कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट 10% glucose solution means 10 gram of glucose is present in 90 gram of water, because water is solvent. The total mass of solution should be 100. Out of that 100 gram, 10 gram of glucose is solute. The remaining is solvent. So remaining is 90 gram and that is the amount of water. ठीक है, तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू गिव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मतलब हुआ 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर एक और चीज मैं लिखूं, एक और सॉल्यूशन को इस फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए हम लोग कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल 2, 3.62% W/W सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन इन वाटर। ब्लीचिंग सॉल्यूशन के नाम से कॉमर्शियली इसको सेल किया जाता है, मार्केट में ब्लीचिंग सॉल्यूशन के नाम से ये मिलता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है। अब यहाँ लिखा हुआ है 3.62% W/W सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन इन वाटर। इसको अगर हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, कितना सॉल्वेंट होगा, तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इफ मास ऑफ
सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। अगर हमारे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है सपोज करिए, तो इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना होगा, मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, यही फॉर्मूला है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का मास कितना हो जाएगा 3.62 ग्राम, ठीक है। एंड मास ऑफ वाटर, दो ही चीज है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और वाटर है, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 100 माइनस 3.62, ठीक है। कितना आ जाएगा 96.38 ग्राम। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रेजेंट इन दिस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इज dissolved in 96.38 gram of water to give 100 gram of solution, ठीक है। यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का 3.62 ग्राम वाटर के 96.38 ग्राम में डिसॉल्व करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। 10% कर देने का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया, ठीक है। 25% सॉल्यूशन कहा जाएगा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो सॉल्यूट उसमें 25 ग्राम होगा और सॉल्वेंट होगा रिमेनिंग, यानी 100 माइनस 25 विच विल गिव 75 ग्राम, ठीक है। तो ये 100 के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज, परसेंट, सेंट मीन्स 100। तो 100 पार्ट्स के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए जनरली यूज किया जाता है और वो है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम परसेंटेज, अब इसको भी हम लोग मास परसेंटेज की तरह ही डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ solute in ml present in, या dissolved in भी लिख सकते हैं, present in 100 ml of solution, यानी सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यानी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन ml by total volume of solution in ml into 100, ठीक है। यानी अगर हमारे सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे कंपोनेंट्स का कितना वॉल्यूम है उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एक एग्जांपल इसके लिए भी हम
आपके सामने रख रहे हैं। एग्जाम्पल 1, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है, इन वाटर। और ये जो है 10%, ये क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, अगर पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, या हम कहें ऐसे सॉल्यूशन का 100 ml का अगर हम लोग इंस्पेक्शन करें, उसकी टेस्टिंग की जाए, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ एथनॉल कितना होगा? 100 ml में वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होगा 10%, मीन्स 10% ऑफ 100 मीन्स 10 ml, एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 90 ml। जैसे अभी मैंने 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर बताया आपको। ग्लूकोज क्या है? सॉलिड स्टेट में है। वाटर का मास हम लोग निकाल सकते हैं उसको कंटेनर में रख करके, ठीक है ना। वो जो मास बाय मास परसेंटेज जैसे बता रहे थे, ठीक वैसे ही है, बस फर्क ये है कि वहां पर हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे मास का, और यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं वॉल्यूम का, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली मेरा इसी बात पे फोकस है कि स्टूडेंट्स इस बात को क्लियरली समझें कि 10% सॉल्यूशन का देने का मतलब ये नहीं होता है कि 10 ग्राम डिजॉल्व है 100 ग्राम में सॉल्वेंट में, ठीक है। या आप ये ना समझें कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर है, इसका ये मतलब हो गया कि 10 ml इथेनॉल 100 ml वाटर में डिजॉल्व है, तब तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 10 + 100 110। तो वो हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल मास या टोटल वॉल्यूम 100 यूनिट्स है, तो उसका 10 यूनिट्स सॉल्यूट हो गया और रिमेनिंग जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन इन वाटर। अब ये जो सॉल्यूशन है इसलिए यूनिक एग्जांपल है क्योंकि ये कार रेडिएटर्स में कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एंटी फ्रीज सब्सटेंस के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। कूलेंट के फॉर्म में इथिलीन ग्लाइकोल यूज किया जाता है। तो ये जो इथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है, इसको अगर हम लोग इसी तरह से डिस्क्राइब करें तो क्या लिख सकते हैं? 35% दे रहा है, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 100 ml, तो उसका 35 ml क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकोल होगा, और रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। तो मैं इसको बता दे रहा हूं कि इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा? 35 ml, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 100 - 35 ml, कितना हो गया? 65 ml, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 35 ml ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल is dissolved in 65 ml water to form 100 ml solution, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया।
यानी अभी देखा हमने दो तरह के कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। उनका कॉन्सेप्ट सेम है कि 100 यूनिट सॉल्यूशन का अगर लिया जाए तो उसका कितना पार्ट सॉल्यूट है, उसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज होगा तो ग्राम में हम लोग अमाउंट कंपेयर करेंगे, और वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो ml में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब सॉल्यूशन का टेस्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम अमाउंट में हम लोग टेस्टिंग करते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक केस आपको बताऊं कि अगर हम लोग को ये टेस्ट करना है कि हमारे जो हैंड पंप है उसके पानी जो निकल रहा है उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है कि नहीं है, आर्सेनिक इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे हैंड पंप से निकलने वाले पानी में आर्सेनिक प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो हम उसका क्या करेंगे, 10 ml 15 ml ले करके लैब में भेज दिया जाता है और वहाँ उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ml में ही हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं कि 100 ml अगर वाटर ले लिया जाए तो उसमें वो वाटर हुआ तो उसमें वाटर में कई सारे सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, तो एक्चुअली इट इज़ सॉल्यूशन। हैंडपम्प से जो पानी निकल रहा है उसमें कई सारे सॉल्ट डिजॉल्व है, तो ऑलरेडी क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, वो प्योर वाटर नहीं है। अब उसके 100 ml में हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि कितना ml कोई पार्टिकुलर डिजॉल्व सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है। तो इसीलिए ml यूज किया जा रहा है मिलीलीटर, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं या सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं, पता करते हैं, तो कम से कम अमाउंट लेकर के उसकी टेस्टिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है 10 लीटर सॉल्यूशन लेकर के उसका टेस्टिंग करते हैं और थोड़े से अमाउंट उससे निकाल करके टेस्ट कर लेंगे, उसी के रेशियो में हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जो तीसरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी बात करते हैं, वो ज़्यादा कॉमन तरीका है और ख़ास करके मेडिसिन और फार्मेसी इंडस्ट्रीज़ में उसी मेथड से कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अक्सर जो सिरप की बॉटल होती है या दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट्स होते हैं, उनके पीछे जो लीफलेट होता है उस पर आप देखेंगे तो उसके कंपोजिशन को खास करके ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट किया गया होता है या मिलीग्राम में उसके डोजेस को बताए गए होते हैं। तो जो सबसे कॉमन मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ज़्यादातर जगहों पर इस्तेमाल होता है, वो है आपका मास बाय वॉल्यूम रेशियो। ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम रेशियो, चाहे वो रेशियो के फॉर्म में कर दें, चाहे 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में चेंज कर लें। ठीक है, तो तीसरे मेथड की ओर हम लोग चलते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का जो सॉल्यूट होगा उसके मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल करके डिजॉल्व हो करके जो सॉल्यूशन बनाएगा उसके वॉल्यूम को हम लोग ml में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में हमारे सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है वही कहलाता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड as the mass of solute in gram present in 100 ml of solution। ठीक है, मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट is equal to mass of solute in gram by volume of solution in ml into 100। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरेटिकली जो है, अगर थ्योरेटिकली देखिए इसको तो यहाँ पर यूनिट ग्राम में है और नीचे हमारा यूनिट क्या है, मिलीलीटर है। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकली तो ठीक है, इसका जो भी परसेंटेज आए हम उसको डेटा के फॉर्म में लिख सकते हैं,
लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ अगर सेम यूनिट होता तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ तो ग्राम पर ml बच जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए जनरली ये जो मेथड है इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जनरली इसको मास बाय वॉल्यूम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन, देखिए न्यूमरेटर में ग्राम आएगा यूनिट और डिनोमिनेटर का यूनिट क्या है, लीटर, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू यही हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि ये थ्योरेटिकली देखिए, भले हम लोग इसका कोई परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर दें और उसको लिख दें, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं माना जा सकता, ठीक है, क्योंकि आप देखिए यूनिट ग्राम है और ये क्या है, ml है, मिलीलीटर है। इसलिए इट इज बेटर टू एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ concentration in ratio. So we generally express mass by volume ratio, that is concentration in gram per liter, और इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। कई सारे क्वेश्चन में आगे हम लोग से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इट मीन्स द इन क्वेश्चन we have to find out the ratio of mass of solute to the volume of solution, and the mass of solute will be expressed in gram and the volume of solution in liter. So we will get concentration in gram per liter. ठीक है, तो ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है कि ज़्यादातर ड्रग इंडस्ट्रीज में, फार्मा इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पर इसी कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है कि अब इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। 6 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए यहां सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्वेंट नहीं है वो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन बना, जब सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व कर दिए सॉल्वेंट में तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम है 500 ml, 500 ml, और आपको ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में रहेगा लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो जो ml में दिया गया है मिलीलीटर में उसको हम लोग को चेंज करना होगा लीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। अब आसानी से आप निकाल लीजिए मास बाय वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं मास बाय वॉल्यूम रेशियो कहिए, या कहिए कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 6 हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/2 हो गया, दैट विल गिव 12 ग्राम पर लीटर। ये ग्राम में है, ये लीटर में है, तो 12 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अगर सॉल्यूट का मास ग्राम में प्रेजेंट है, दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में या लीटर में दिया हुआ है, तो उससे हम लोग मास बाय वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हैं, या कहिए स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 मेथड अभी हमने बताया, यानी मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या कहिए मास बाय वॉल्यूम रेशियो। इन तीनों कॉन्सेप्ट में हमने एक कॉमन चीज यूज किया,
100 से मल्टीप्लाई किया है। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं ये हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के बहुत ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होता है, यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, खास करके जो मेडिसिन्स बनाई जाती है तो उसके कंपोजिशंस आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो वो वैल्यू बहुत ही कम आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ आ रहा है 0.00003%। ठीक है, तो क्या होगा कि अनावश्यक रूप से हमको इतना लंबा सा इसको लिखना पड़ता है। तो इट्स बेटर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सच सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ppm। तो ऐसे सॉल्यूशंस में हम लोग परसेंट में उनके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जगह पर ppm में एक्सप्रेस करते हैं। ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। जैसे यहाँ पार्ट्स पर सेंट है, एक्चुअली परसेंट मतलब हो गया पर 100, यानी 100 पार्ट्स में हमारे सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, यही चीज़ हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला आपके सामने लिखा, यानी मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीनों में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम लोग 100 पार्ट्स में सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर मिलियन पार्ट में कंपेयर करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी सेम टू सेम वही फॉर्मूला होगा। बस आप जानिए कि जहां आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके जगह पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ से। ठीक है, यानी अगर हम सिंपली इसको कहें तो कंसंट्रेशन इन ppm इसको हम लोग एक्सप्रेस करें तो सेम टू सेम वही रेशियो यूज करना है जो कि हम लोग परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। फर्क बस इतना होगा कि इसमें हम लोग यहाँ पर 100 की जगह पर 10⁶ यानी मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो सेम वही फॉर्मूला है, मास बाय मास ppm इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ ppm, एंड मास बाय वॉल्यूम ppm इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, लीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इनटू 10⁶ ppm। तो जब हम लोग को बहुत स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में और उसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है तो हम लोग ppm क्या यूज करते हैं। ठीक है ना, इट इज मेनली यूज्ड वेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, एज फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, कि मेडिसिन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो उनके कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग ppm का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब जो है नेक्स्ट जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज वाइडली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो चलिए मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। Mole fraction, let us define this term. It is defined as the ratio of number of moles of one component to the ratio of to the total number of moles present in the solution.
ठीक है, यानी कि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग कहेंगे मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स इफ आवर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, अगर हम लोग ये मान लें कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें ये हमारा ए जो है सॉल्यूट है और बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए हैं और बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी हैं, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। किसी भी कंपोनेंट का हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो उस कंपोनेंट का मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही जो रेशियो है इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट एन बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही चीज यहां लिखा गया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम लोग एक जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एक्स आई मीन्स आइथ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो, अगर हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूट डिजॉल्व हैं तो उसमें से अगर हम आइथ कंपोनेंट की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो तो उसको हम आइथ कंपोनेंट कह सकते हैं। तो आइथ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, आइथ फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे आप ले सकते हैं जो भी चीज़ है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का निकालना होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये सम ऑफ आइथ मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं सबके यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। मतलब और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एन आई बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस अप टू एन एन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके सबके मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वो। और जिस कंपोनेंट का हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम उसके मोल्स को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको 3 बात क्लियरली बता दे रहा हूँ। 3 बात आपको हमेशा याद रखना है मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। नंबर 1, अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा। क्यों? जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है और न्यूमरेटर में क्या है, उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। तो जाहिर सी बात है कि एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स टोटल के रेस्पेक्ट में हमेशा कम होगा। सो दिस मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी कोई भी सॉल्यूशन में, चाहे उसमें 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो या कितने भी कंपोनेंट हो, किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। क्यों? वो पूरे सॉल्यूशन के जितने मोल्स होंगे सबको ऐड करके वहाँ लिखना है, और न्यूमरेटर में क्या है, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स को हम लोग लिख रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। दूसरी बात, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। यानी अगर हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, जैसे ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया ए और बी 2 कंपोनेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितने कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको तो बाइनरी सॉल्यूशन से ही डील करने हैं। मैंने शुरू में ही बताया था पहली क्लास में कि हम लोग को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस के होते हैं।
तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो अगर आप एक्स ए निकाल लेंगे तो एक्स बी आसानी से निकल जाएगा। कैसे? एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, आसानी से ये निकल जाएगा। तो सिर्फ एक का कैलकुलेशन करने से दूसरा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। यानी किसी सॉल्यूशन का अगर हमने मोल फ्रैक्शन एक बार पता कर लिया, फिर उसकी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो उससे मोल फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर उसके जैसे हम कोई भी सॉल्यूशन को डील कर रहे हैं तो टेम्परेचर किस चीज़ को इफेक्ट करता है? वॉल्यूम को, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सॉल्यूशन में हम लोग उसके कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि मोल फ्रैक्शन में कहीं पर भी वॉल्यूम जो टर्म है वो नहीं आ रहा है। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल्स की बात करते हैं, ठीक है। और हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को अगर इधर उधर डिस्प्लेस नहीं किया गया, मतलब ना तो एक्स्ट्रा उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऐड किया गया, या तो उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट को उसमें से रिमूव नहीं किया गया, मतलब वो अगर क्लोज सिस्टम है, यानी हमने अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया लेकिन उसमें से सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट चेंज नहीं हुए, ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट उतने ही हैं जितना इनिशियली प्रेजेंट थे, और इसको हमने हीट किया है, ठीक है, या इसको कूल किया है, ठीक है। तो ऐसा करने से इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसके कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो और भी टर्म्स हैं लेकिन एक आप याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं तो वो वैल्यू टेम्परेचर बदलने से कभी भी नहीं बदलती है, क्योंकि इन द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन नो वॉल्यूम इज इन्वॉल्व्ड। वॉल्यूम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, केवल हम मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में हम लोग मोल्स के रेशियो निकाल रहे हैं एक्चुअली, तो मोल्स के रेशियो निकाल रहे हैं, इसलिए ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना हम लोग मोल फ्रैक्शंस के बारे में आपको जानने की जरूरत है कि ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इतना चीज हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जान लिए। आगे और भी कंसेंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, ये टर्म्स भी हैं। अब हम लोग आगे की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने आज बताया इन सब का भी उस आगे हम लोग को यूज होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग मोलैरिटी का क्वेश्चन करेंगे, मोलैलिटी का क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करेंगे, कहीं पर भी आप करेंगे, ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि इसको आप नहीं समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले आपको ये बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि मोल्स निकालने आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालने आना चाहिए, मास परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करने आना चाहिए, वॉल्यूम परसेंटेज को एक्सप्रेस करने आना चाहिए, तभी उन सब चीज़ों को और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है आज के लिए सफिशिएंट है और आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आगे के क्लास में हम लोग और जितने टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।